एवरीवन, आज हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। शायद हो सकता है आप में से कुछ बच्चों से वो सॉल्व नहीं हुआ हो, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 में ये बोला गया है कि एक लाइन की इक्वेशन वहाँ पे गिवन है 2x + 3y = 8 और उसका पेयर पूरा करने के लिए आपको सेकेंड इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। और वहाँ पर 3 कंडीशन गिवन है कि अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो तब सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दोनों लाइन अगर पैरेलल लाइंस हो तब सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दोनों लाइन अगर कोइंसिडेंट हो तब सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तीनों केस को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो वहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, क्योंकि आपको बताया गया था लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होती हैं तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा, और दैट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के। इसका कहने का मतलब ये कि जो एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। और जब आपको सेकेंड लाइन की इक्वेशन ऐसी बनाने पड़े जहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आए, तो उसका सीधा तरीका ये है कि आप एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स हो आप उनको इंटरचेंज करके लिख दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन थी वो थी 2x + 3y = 8। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 2, वाई का कोफिशिएंट है 3। तो जो हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो उसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन को बनाएगी, तो वहाँ हम इन दोनों कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी एक्स के कोफिशिएंट को वाई के साथ और वाई के कोफिशिएंट को एक्स के साथ ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा 3x + 2y = 8। कॉन्स्टेंट को आप चाहे वही रख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2y = 8। ठीक है, तो कभी भी एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो, दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी हो जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो आपको करना ये होगा, गिवन लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिएगा। कोफिशिएंट को इंटरचेंज करने पर होगा ये कि जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो है वो इक्वल नहीं आएगा, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर दोनों लाइनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइन हो, तो पैरेलल लाइन तब बनती हैं जब वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है दोनों इक्वेशंस का। तो इसलिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं, उनका रेशियो तो वहाँ पर इक्वल होगा, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म के साथ उनका रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सेकंड लाइन की इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड लाइन की इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम एक्स वाई के कोफिशिएंट को तो वहाँ एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट गिवन है वो उनको एज इट इज रखेंगे, लेकिन हम वहाँ पे कांस्टेंट टर्म को चेंज कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो गिवन लाइन थी वो थी 2x + 3y = a। अब हम पैरेलल लाइन बनाने के लिए जैसे हमने कहा कि एक्स वाई के कोफिशिएंट को एज इट इज रखेंगे लेकिन कांस्टेंट को चेंज कर देंगे, तो वो इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y = 5। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट एज इट इज है जो गिवन लाइन में थे, लेकिन हमने कांस्टेंट को वहाँ पे चेंज कर दिया। कांस्टेंट 8 था, तो आप 8 के प्लेस पे कोई और भी नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो दूसरी लाइन बनकर आएगी उसमें a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 जो होगा वो उनके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी पैरेलल लाइंस का अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना दोनों लाइंस का, तो आपको करना ये चाहिए कि एक्स वाई के कोफिशिएंट को एज इट इज रखो, कांस्टेंट टर्म को वहाँ पर चेंज कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको सेकेंड लाइन की इक्वेशन बतानी हो जो कि गिवन लाइन के साथ कोइंसिडेंट लाइन बनाती हो, तो आपको बता दें कोइंसिडेंट लाइंस तब होती हैं जब वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट का रेशो, वाई के कोफिशिएंट्स का रेशो और कांस्टेंट टर्म का जो रेशो है वो तीनों इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर सबको एक्स वाई और कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, लेकिन जब उनको एज इट इज रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि इक्वेशन तो वो चेंज होगी नहीं, वो वैसे के वैसी रह जाएगी। तो इक्वेशन को थोड़ा चेंज करने के लिए और कोफिशिएंट का रेशो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन लाइन की इक्वेशन में हम या तो 2 से या 3 से किसी भी नंबर से, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि गिवन इक्वेशन थी 2x + 3y = a, तो वहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x + 6y = 16। या 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो 6x + 9y = 24। ऐसा करने पर होगा ये कि जो कोफिशिएंट का रेशो है वो वहाँ पर तीनों का इक्वल ही रहेगा, लेकिन लाइन की इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से इन लाइनों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकल, वो कोइंसिडेंट लाइन बनकर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है इनमें से एक पार्ट कोई सा भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ
तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर पूरा करना है तो दूसरी लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। अगर आपको पैरेलल लाइंस का पेयर पूरा करना है तो आप वहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट को एज इट इज रखो, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको को इंसिडेंट लाइंस का पेयर पूरा करना है तो वहाँ पर आप गिवन लाइन के इक्वेशन में 2, 3 या किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है 37x + 53y = 320 एंड 53x + 37y = 400। अब इस इक्वेशन में ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो देखिएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स है वो काफ़ी लार्ज नंबर्स में है, 37, 53 लार्ज वैल्यूज़ है। और साथ ही साथ दोनों इक्वेशन में जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट बन रहा है। जो पहले इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट बन रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि एक्स वाई के कोफिशिएंट्स काफ़ी लार्ज वैल्यूज़ हो और दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो तो इनको हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना चाहिए। हम सीधे इसमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें पहले दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई बनाना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक बार पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर दो सिंपल इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, देन उनको सॉल्व करके आप एक्स वाई को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले हमने करा क्या, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो 37x + 53x करेंगे आप, जब 37 53 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90x। ऐसे ही 53y + 37y तो ये हो जाएगा 90y और 320 और 400 ये हो जाएगा 720। पूरी इक्वेशन को हम 90 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा x + y = a। तो जो इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में गिवन थी आप देख सकते हो उसके कंपेयर में x + y = a काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। ऐसे ही इस बार तुमने ऐड किया था, इस बार दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में। तो 37x में से 53x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 16x, 53y में से 37y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 16y और 320 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 80। अब क्योंकि हर एक टर्म 16 से डिवाइड हो रही है तो 16 से उसको डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस के x + y = -5। एक काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपको ये ऑब्टेन हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी दो इक्वेशन आपके सामने ऐसी हों जिसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट्स काफ़ी लार्ज नंबर्स में हों और दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हों तो हमें दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, उनसे दो सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम एज इट इज़ ऐड कर देते हैं तो उससे एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑब्टेन होगी। एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दूसरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी और फिर उन सिंप्लीफाइड इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, एक ये है x/a + y/b = 2, ax - by = a² - b²। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हम कोई नंबर्स डिजिट का यूज़ ना करके हमने वहाँ पर a और b को यूज़ कर रखा है एक्स वाई के कोफिशिएंट्स में। तो ऐसी कंडीशन में इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आपको बता दें भले ही वहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट नंबर्स में ना होकर a और b में हो तो वहाँ पर सॉल्व करने के लिए कोई तरीका में चेंज नहीं करना है। जैसे आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। जैसा आपसे बोला गया कि कभी भी इक्वेशन फ्रैक्शन में गिवन हो, डिनोमिनेटर्स हो वहाँ पर, तो हमें एलसीएम लेकर उनको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। वही काम हमने यहाँ पे किया। x/a + y/b = 2 में हमने LHS में एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, b की मल्टीप्लाई होगी x के साथ, a की मल्टीप्लाई होगी y के साथ में और अपॉन में आ जाएगा ab। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा bx + ay = 2ab। तो ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन थी वहाँ पर ax - by a² - b²। अब ये दो इक्वेशन हमारे सामने यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हम दोनों में y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है a और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है b। अब आप कहोगे कि इनको इक्वल कैसे बनाए, भाई यहाँ पर a है और यहाँ b है तो इनको इक्वल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि a को मल्टीप्लाई करके आप b नहीं बना सकते और b को मल्टीप्लाई करके a नहीं बना सकते और यहाँ तो कोई कॉमन मल्टीपल की बात भी नहीं हो सकती। तो आपको बता दें जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करते हैं हम, जो पहली इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दूसरी इक्वेशन में और जो दूसरी इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली इक्वेशन में।
अगर आपको दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट्स को अगर इक्वल बनाना है तो करना ये होगा, जो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाली इक्वेशन में, और जो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन में b से और सेकंड इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन में हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। इन दोनों में से हम एक मिनट करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ ये y नहीं है, यहाँ पर ये x है, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये x है ये, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं एच एस में से, तो बचेगा ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये टू ए बी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम डिवाइड में ले जाते हैं, पहले हम आर एच एस में से ए कॉमन ले लेते हैं और फिर ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ए, और फिर x वैल्यू को पुट कर दे या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो हम y का सॉल्यूशन निकालेंगे, वो आ जाएगा y इक्वल टू बी। एक और लैंग्वेज प्रॉब्लम वो ध्यान से देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी गिवन है कि ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 7 आवर्स, also it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें जैसे हमने आपको बताया था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से कर सकते हैं, तो अभी हमने 3.6 एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था इसको। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और जब भी ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो आपको करना ये होगा इसमें कि सबसे पहले आप बोट की स्पीड को निकाल लीजिएगा, डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी तो वो होगी x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी वो होगी x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब आपको बताया गया था, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि फ्लो के साथ साथ बोट की स्पीड क्या होगी, क्योंकि जब फ्लो के साथ हम रिवर के फ्लो के साथ या वाटर के फ्लो के साथ हम बोट को चलाते हैं तो वहाँ पे हमारी स्पीड जो है बोट की वो एडअप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर एक्स प्लस वाई स्पीड को लिया जाएगा स्पीड को। अप स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के अगेंस्ट, वाटर के या रिवर के फ्लो के अगेंस्ट चलाते हैं तो वहाँ पर जो बोट की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उसको एक्स माइनस वाई लिया जाता है। अब पहली कंडीशन में गिवन है कि जो बोट है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं 7 आवर्स में, और उसको लगते हैं वहाँ पे 7 आवर्स। तो कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है तो हम टाइम के केस में ही यहाँ पर इक्वेशन को बनाएंगे, और टाइम इक्वल टू होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो सबसे पहले 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगेगा टाइम 32 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, यानी 32 किलोमीटर को जो अप स्ट्रीम की स्पीड है एक्स माइनस वाई उससे हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 36 को हम डिवाइड कर देंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड से यानी एक्स प्लस वाई से। तो इक्वेशन बन जाएगी 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई और इक्वल टू में टोटल टाइम यानी कि 7। इसी तरीके से आगे देखिएगा, दूसरा केस गिवन था कि जो बोट है वो 40 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम और 48 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो इसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 40 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे अप स्ट्रीम की स्पीड से यानी एक्स माइनस वाई से, तो ये आ जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 48 को डिवाइड कर देंगे हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, इट मीन्स एक्स प्लस वाई से, तो ये आ जाएगा 48 अपॉन एक्स प्लस वाई और टोटल टाइम 9 आवर्स। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि पीछे आपने 3.6 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन थे वहाँ सॉल्व किया था। तो तरीका ये होगा कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम ए ऐड करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी ऐड करेंगे, इक्वेशन ए बी में ऑब्टेन होगी। इनको सॉल्व किया जाएगा कोफिशिएंट को इक्वल बना के, ए और बी की वैल्यू सॉल्व करके आएंगी। फिर वापस जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए पुट किया था, ए की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स माइनस वाई की इक्वेशन बनकर आएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी ऐड किया था तो वहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनकर आ जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, यानी 5th और 6th इक्वेशन ये बनकर आएंगे।
फिर इनको सॉल्व करके आप एक्स वाई को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो एक्स होगा उसमें बोट की स्पीड होगा, जो वाई होगा इसमें स्ट्रीम की स्पीड होगा, ये हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, समझना, और इनके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाने, प्लीज़ उनको सॉल्व करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।